पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रेड को उसकी गलती की सजा के तौर पर केज में बंद कर दिया गया था, जहां रात में उन मॉन्स्टर ने आकर फ्रेड को मार कर खा लिया था। सुबह होती है तो वोइड केज के पास आता है और वो फ्रेड की डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी था। वोइड फ्रेड की डेड बॉडी को एक लकड़ी की काट में रखकर दफन करने के लिए ले जा रहा था। तभी उसके पास फादर खत्री आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि ये सब हमने बाकी लोगों की भलाई के लिए किया है। लेकिन वोइड इस वक्त उनके प्रवचन सुनने के मूड में नहीं था, इसीलिए वो फादर से फ्रेड की डेड बॉडी को दफन करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी तहखाने पर जहाँ कल जेड गया था और उसने वहाँ पर एक डेड बॉडी देखी थी। हम देखते हैं कि उस तहखाने का गेट खुलता है और उसके अंदर से एक छोटा बच्चा हाथ में एक बॉक्स लेकर बाहर आता है। वो देखता है कि बाहर इंसानों की कटी-फटी लाशें पड़ी थी, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था। अब विक्टर इस जगह पर कैसे आया और उसने इतने समय तक खुद को कैसे जिंदा रखा, इन सभी सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिलने वाले हैं। जिसके बाद हम कॉलोनी हाउस में विक्टर को देखते हैं, जो कि जूली की पेंटिंग बना रहा था। तब विक्टर को ऐसे अपने सामने देखकर जूली डर जाती है, लेकिन विक्टर उसे उसकी तस्वीर देकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर अब जूली भी समझ जाती है कि विक्टर का दिमाग सच में बच्चों के जैसा ही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ जिम ईथन के साथ नाश्ता करने के लिए आया था। तब सैरा ईथन के पास आती है और वो ईथन से बड़े प्यार से पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा, जिस पर ईथन कहता है कि वो पैनकेक खाना चाहता है। अब जिसके बाद सैरा ईथन के लिए पैनकेक बनाकर ले आती है, लेकिन जिमी ईथन को नाश्ता करता छोड़ वॉशरूम में चला जाता है और वो वहाँ जाकर रोने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यहाँ आकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो अपनी फैमिली के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था। अब जिस समय जिमी वॉशरूम में था तभी ईथन के पास विक्टर आता है और वो ईथन को उस व्हाइट बॉय की ड्राइंग दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे ही देखा था, जिस पर ईथन कहता है कि हाँ ये वही है। और ये सुनकर विक्टर ईथन से कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, इसने तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद के लिए चुना है। अब विक्टर इसके बारे में ईथन को कुछ और बता पाता कि तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और विक्टर को ईथन के पास देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो विक्टर का गला पकड़कर उससे कहता है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, अगर दोबारा मैंने तुम्हें ईथन के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब जिसके बाद जिमी ईथन को लेकर घर आ जाता है। दूसरी ओर जेड कैनी को उसी तहखाने में ले जाकर उसे कल वाली बात बताता है, लेकिन कैनी कहता है कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। अब कैनी तो जेड की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जेड के साथ यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीजें होने लगी हैं। जिसके बाद हम जूली को देखते हैं, जो कि फातिमा के साथ उसकी काम में हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ पर टैबिता आती है, जो कि जूली के लिए स्वेटर लेकर आई थी और वो जूली से वापस उनके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जूली वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने माता पिता से नाराज है। उसे लगता है कि उसके माता पिता बस उसके छोटे भाई ईथन से ही प्यार करते हैं। दरअसल टैबिता का एक बेटा था थॉमस, जो कि उसकी लापरवाही की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा और तब से टैबिता हमेशा गिल्ट में ही रहने लगी। उसने अपने बच्चों को समय देना भी बंद कर दिया और वो हमेशा थॉमस के जाने के गम में ही डूबी रहती थी। तब टैबिता को इस चीज से बाहर निकालने के लिए जिम ने एक ट्रिप प्लान की थी ताकि कुछ समय पूरा परिवार साथ रहे, लेकिन उसी ट्रिप में ये लोग यहाँ आकर फंस गए, जहाँ पर जिम्मी और टैबिता का रिश्ता तो सुधर गया, लेकिन जूली अपनी फैमिली से दूर हो गई। खैर जूली तो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, लेकिन फातिमा वो स्वेटर ले लेती है और वो टैबिता से कहती है कि आप परेशान न हो, मैं जूली को वो स्वेटर दे दूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैनी पर, जो कि जेड को मैप दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग देश और शहरों से आए हैं, लेकिन सभी के साथ एक ही इंसिडेंट हुआ है, वो पेड़ वाला। तब जेड कहता है कि अगर वो पेड़ हमें यहाँ पर लेकर आया है तो यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और तभी वहाँ पर रखा वो रेडियो बजने लगता है, जिस पर कैनी कहता है कि ये कभी कभी अपने आप ही चलने लगता है। और अब रेडियो को देखकर जेड को एक आइडिया आता है और वो रेडियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं, जहाँ टैबिता और जिमी जूली के बारे में बात कर रहे थे। तभी विक्टर पीछे के रास्ते से ईथन से मिलने आता है और वो ईथन से कहता है कि चलो
उस वाइट बॉय से मिलने चलते हैं। विक्टर ईथन को एक दूसरी स्टिक देते हुए कहता है कि जंगल में सिर्फ जंगल की लकड़ी ही काम आएगी। जिसके बाद ये दोनों जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो वाइट बॉय भी दिखाई देता है, लेकिन वो जल्द ही कहीं गायब हो जाता है। तब विक्टर ईथन को एक पेड़ के पास लेकर आता है। विक्टर ईथन से कहता है कि देखो, ये एक रहस्यमय पेड़ है। जिस पर ईथन कहता है कि ये तो एक नॉर्मल पेड़ है। तब विक्टर एक पत्थर लेकर उस पर एक स्माइली बनाकर उसे पेड़ के अंदर डाल देता है, लेकिन अगले ही पल वो पत्थर आसमान से नीचे गिरता है, जिसे विक्टर ईथन को दिखाते हुए कहता है कि ये ट्री चीजों को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये किस चीज को किस जगह पर टेलीपोर्ट करेगा। इधर टैबिथा और जिमी को भी पता चल जाता है कि ईथन घर पर नहीं है और उन्हें पास में ही ईथन की स्टिक भी मिल जाती है। तब वो भी उसे ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं, लेकिन तभी विक्टर को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिनसे विक्टर डर रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये आवाजें सिर्फ विक्टर ही सुन पा रहा था। ईथन को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी जिमी और टैबिथा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन दोनों को वहाँ पर 3-4 डॉग घेर लेते हैं। लेकिन तभी विक्टर फायर कर देता है, जिसकी आवाज से वो डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। ईथन भी अपनी मोम की आवाज सुनकर उनके पास चला जाता है। तब जिमी विक्टर से कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि ईथन से दूर रहना। जिस पर विक्टर जिमी को गन दिखाते हुए कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूँ। अब जिसके बाद विक्टर वहाँ से सीधा कॉलोनी हाउस आता है और वो अपने रूम में जाकर अपनी ड्राइंग ढूंढने लगता है, जहाँ उसने उस डॉग की भी ड्राइंग बनाई थी जो कि जंगल में था। तब विक्टर उस दिन को याद करता है जब वो तहखाने से बाहर आया था। विक्टर देखता है कि उसके सामने कटी फटी डेड बॉडी पड़ी थी और तभी उसे एक डॉग दिखाई देता है जो कि उस पर ही भौंक रहा था और थोड़ी ही दूरी पर उसे वही वाइट बॉय दिखाई देता है जो कि उसे अपने साथ खेलने के लिए कह रहा था। लेकिन अचानक ही वो वाइट बॉय उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। विक्टर ने यहाँ उन लोगों की ड्राइंग भी बनाई थी जिनकी लाशें इधर उधर पड़ी थी। अब दूसरी ओर जिमी वॉइड के पास आकर उसे विक्टर की हरकत के बारे में बताता है और ये भी कि उसके पास गन थी। जिस पर वॉइड कहता है कि वो इसके बारे में डोना से बात करेगा। वहीं कॉलोनी हाउस में एलिस जूली के लिए एक बेड बना देता है ताकि उसे सोफे पर ना सोना पड़े और उस बेड को देखकर जूली काफी खुश थी। अब सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ जिमी अपनी फैमिली के साथ डिनर पर आया था और वहीं पर वॉइड भी था जो कि उनसे एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में पूछता है। और वे लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक सैरा की तबीयत खराब होने लगती है और उसके हाथ पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि किल दिस बॉय, यानी कि वो ईथन को मारने के लिए बोल रहे थे। अब सैरा जब इसके लिए मना करती है तो अचानक ही उसका शरीर अकड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो वॉइड और कैनी उसे क्लिनिक ले जाते हैं। तभी कोई सारा के भाई नीतन को भी बता देता है कि सैरा बेहोश हो गई है। तब वो भागा भागा क्लिनिक आता है। अब वॉइड क्रिस्टी से पूछता है कि सैरा को क्या हुआ है, जिस पर क्रिस्टी कहती है कि शायद वो स्ट्रेस में थी, इसीलिए उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं चेकअप के बाद ही बता सकती थी कि उसे एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन उस जांच के लिए हमारे पास मशीनें नहीं हैं। तभी क्रिस्टी नोटिस करती है कि वॉइड का लेफ्ट हैंड अजीब तरह से कांप रहा है। लेकिन जब क्रिस्टी वॉइड से उसके हाथ के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ये कभी कभी अपने आप ही ऐसा हो जाता है। जिस पर क्रिस्टी कहती है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन वॉइड कहता है कि ये कुछ टाइम में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तब क्रिस्टी नीतन को क्लिनिक के बाहर आता देखती है और उसे देखकर क्रिस्टी वॉइड से कहती है कि बाहर सैरा का भाई नीतन आया है, लेकिन सैरा ने कहा है कि वो अभी अपने भाई से नहीं मिलना चाहती, इसलिए तुम उसे समझाकर घर भेज देना। और तब वॉइड नीतन को समझाकर घर भेज देता है। वो नीतन से कहता है कि सैरा आज क्रिस्टी के साथ ही रहेगी क्योंकि हो सकता है उसे रात में डॉक्टर की जरूरत पड़े। तब नीतन वॉइड की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस्टी और सारा आज रात साथ में ही रहने वाले थे। तब सारा क्रिस्टी से पूछती है कि अगर हमें किसी एक इंसान की जान के बदले इस जगह से आजादी मिल जाए और हम सब घर जा पाए तो क्या उस एक इंसान की जान लेना सही होगा। तब क्रिस्टी को नहीं पता था कि सारा किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर भी वो उससे ये कह देती है कि अगर एक इंसान के बदले इतने सारे लोगों की जान बच सकती है तो उस एक इंसान की जान लेना गलत नहीं होगा। क्रिस्टी सारा से पूछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, जिस पर सारा कहती है कि बस ऐसे ही। और बातों ही बातों में सारा क्लिनिक से एक सर्जिकल ब्लेड उठा लेती है और अब तो उसे क्रिस्टी से भी कंफर्मेशन मिल चुका था, इसलिए अब उसका ईथन को मारने का इरादा और भी पक्का हो चुका था। जिसके बाद सुबह होती है तो नीतन सारा से मिलने क्लिनिक पहुंच जाता है। वो सारा से पूछता है कि क्या हुआ और इस बार उन लोगों ने क्या करने के लिए बोला है, जिस पर सारा कहती है कि कुछ नहीं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नीतन समझ चुका था
कि सारा कुछ ना कुछ तो गलत करने ही वाली है। दरअसल यहाँ पर नीथन भी जानता था कि सारा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उसे कुछ लोगों की जान के बदले घर जाने के लिए कहती थी। यानी कि सारा अगर उनके कहे अनुसार कुछ लोगों को मार देती है तो वे सभी लोग यहाँ से वापस अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अब नीथन और मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो फादर खत्री के पास जाता है और उन्हें सारा और उन आवाजों के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस पर फादर खत्री कहते हैं कि अभी हमें सारा को रोकना होगा और अब वे लोग सारा को ढूंढने लगते हैं। इधर सारा ईथन के घर पर आ जाती है और वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ जानवरों के फार्म पर ले जाने लगती है। तब टैबिता भी उसके साथ ही आ जाती है। अब ईथन को मारने के लिए उसे टैबिता को ईथन से अलग करना था, इसलिए वो टैबिता से कहती है कि तुम्हें पता है कि ये वाला घर यहाँ का सबसे पुराना घर है और इस घर में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर हम उस काले पत्थर के बिना भी सुरक्षित रह सकते हैं। और तब टैबिता सारा के साथ उस घर के अंदर चली जाती है, लेकिन सारा बड़ी ही चालाकी से उसे एक जगह पर बंद कर देती है। वो टैबिता से इसके लिए माफी मांगती है और वो टैबिता से कहती है कि ये सब मैं सभी की भलाई के लिए कर रही हूँ। उधर नीथन और फादर खत्री भी सारा को टाउन में ढूंढ रहे थे। नीथन डाइनर में जाकर सारा को देखता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सारा ईथन के साथ जानवरों के बाड़े पर है। इधर सारा ईथन के पास आती है और वो रोते हुए ईथन से कहती है कि मुझे माफ करना। और अब वो ईथन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी नीथन आकर सारा को रोक लेता है। नीथन ईथन से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तब ईथन रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सारा नीथन से खुद को छुड़ाने लगती है और तभी गलती से वो ब्लेड नीथन को लग जाता है, जिससे उसका गला कट जाता है। अब फादर खत्री भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन इस सब में नीथन की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी बीच सारा भी वहाँ से भाग जाती है। तब वॉइड के पूछने पर फादर खत्री उसे बताते हैं कि सारा जंगल में भाग गई है। जिमी भी टैबिता को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और वे दोनों ईथन को ढूंढने लगते हैं। इधर ईथन रोता हुआ जूली के पास पहुँच जाता है, जहाँ जूली ईथन को लेकर टैबिता के पास आती है और ईथन को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आती है। तब जिमी वॉइड से पूछता है कि सारा कहाँ है, जिस पर वॉइड कहता है कि वो जंगल में भाग गई, लेकिन शाम होने से पहले वो वापस आ जाएगी और अगर नहीं आई तो रात में उसे मॉन्स्टर ही खत्म कर देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जेड पर, जो कि रेडियो लेकर सोच रहा था कि उसे कैसे यूज करना है। तभी ट्रूडी नाम की एक लड़की उससे कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। और अब जेड का ध्यान रेडियो से हट जाता है और वो गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जेड देखता है कि उन लोगों ने उस गैस स्टेशन को एक बार बना रखा था, जहाँ पर ये लोग हैंग आउट करने के लिए आते थे। तभी उस बार का ओनर टॉम जेड को एक ड्रिंक बना कर देता है, लेकिन जिसे पीने के तुरंत बाद ही जेड उसे थूक देता है। तब टॉम कहता है कि ये गरीबों की दारू है, तुम अमीरों को ये हजम नहीं होगी। जेड, जो कि एक मिलीनियर के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था, इसीलिए उसे लग्जरी की आदत थी और तभी उसे ये सस्ती ड्रिंक पसंद नहीं आती। लेकिन अब उन लोगों को इससे ही काम चलाना था। टॉम उससे पूछता है कि तुम काफी अमीर हो, जिस पर जेड कहता है कि हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या फायदा, बावजूद इसके मैं यहाँ पर एक जानवर की जिंदगी जी रहा हूँ। जिस पर टॉम कहता है कि यहाँ सभी की हालत ऐसी ही है। तब जेड उससे कहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है जिमी की फैमिली पर, जहाँ जिमी ने अपने घर की दीवार पर बहुत सारे सवाल लिख दिए थे, क्योंकि उसका मानना था कि इन सवालों में ही उनके यहाँ से बाहर जाने का जवाब छुपा है। और आज के हादसे के बाद टैबिता भी उस दीवार पर एक सवाल लिख देती है कि डिड वी सर्वाइव द क्रैश, यानी कि क्या हम ऐसे माहौल में जिंदा रह पाएंगे। इधर क्रिस्टी डाइनर में अकेले बैठी हुई थी। तब वॉइड उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, जिस पर क्रिस्टी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसने मुझसे पूछा था कि अगर एक इंसान की जान के बदले हम घर जा पाए तो क्या हमें उसकी जान लेनी चाहिए, और मैंने भी उससे बेवकूफी में कह दिया कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करने वाली है। तब वॉइड उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को दोष देना बंद करो। दूसरी ओर विक्टर ने कॉलोनी हाउस में काफी सारी कब्र खोद दी थी और डोना के पूछने पर वो कहता है कि मैं बस हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि जल्द ही यहाँ बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। लेकिन डोना उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। तब जूली बाहर खड़ी उन गड्ढों को देख रही थी, जिसके बाद जब वो अंदर जाती है तो उसे गेट के बाहर एक बुके मिलता है। खैर, इसके बाद जूली उस बुके को लेकर एक फ्लावर पॉट में लगा देती है। तब उसके पास फातिमा आती है और वो उससे पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया, जिस पर जूली कहती है कि किसी ने नहीं, ये मुझे गेट के बाहर मिला था।
दूसरी ओर हम फादर खत्री को देखते हैं जो कि चर्च में लोगों को बाइबल के उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास टैबिथा आती है जो कि मीगन की पुरानी ड्राइंग को फादर खत्री को सौंपते हुए कहती है कि फादर, क्या हम मर चुके हैं? क्या ये जगह नर्क है जहां हम अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए आए हैं? जिस पर फादर कहते हैं कि इस जगह के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिंदा हैं क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं कि हम जिंदा हैं। खैर थोड़ी देर के बाद टैबिथा वहां से चली जाती है। तब फादर चर्च का गेट बंद करने के बाद नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां पर उन्होंने सैरा को बांध कर रखा था। तब फादर सैरा से पूछते हैं कि मुझे जवाब दो, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो भी बुरे काम किए हैं उन्हें एक बुक में लिखा जा रहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने नाम कुछ अच्छी चीजें भी लिख सकती हो, यानी कि तुम्हारे पास अपने बुरे कामों का प्रायश्चित करने का एक मौका है। और नीथन ने मुझे बताया था उन आवाजों के बारे में, और अगर ये सच है तो तुम यहाँ से निकलने में सबकी मदद कर सकती हो। मुझे उन आवाजों के बारे में बताओ। अब सीन शिफ्ट होता है जिमी के घर पर, जहाँ जिमी लैंप की वायर देख रहा था। तब वो टैबिथा से कहता है कि देखो, ये वायर इस लैंप से कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर कहीं तो कनेक्ट होंगे। अब ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी जैड कुछ सामान लेकर जिमी के पास आता है। वो जिमी से कहता है कि देखो, हम इस रेडियो की हेल्प से बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि जिमी भी एक इंजीनियर था। हालांकि टैबिथा जैड को उस एक्सीडेंट के बाद से पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी गाड़ी को बचाने के चक्कर में ही उन लोगों की आरवी का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जिमी फिर भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि अगर रेडियो काम कर जाता तो वे लोग शायद यहाँ से घर वापस जा सकते थे। तब जैड बैटरी और बाकी सामान लेकर जिमी के साथ जंगल में आता है, और वो जिमी को एक पेड़ को दिखाते हुए कहता है कि ये इस जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ है। तब जिमी कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है। जिस पर जैड कहता है कि ऐसा आइडिया मेरे जैसे स्मार्ट इंसान को ही आ सकता है। अब तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और ये एंटीना फिट कर दो। जिस पर जिमी कहता है कि ठीक है, अब तुम ये खुद ही कर लो। जिस पर जैड कहता है कि अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, प्लीज समझो, तुम ये एंटीना फिट कर दो। तब जिमी पेड़ पर चढ़कर एंटीना लगाने लगता है और जैड उसकी नीचे से हेल्प कर रहा था। लेकिन तभी अचानक जैड के हाथ पर पेड़ से खून गिरने लगता है, और जब वो ऊपर देखता है तो पेड़ के ऊपर इंसानों की कटी हुई डेड बॉडी लटक रही थी, और उन डेड बॉडी से ब्लड जैड के ऊपर गिर रहा था। जैड इस सब से बहुत डर जाता है, लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर के 2 सैनिक जैड पर बंदूक से हमला करने लगते हैं, जिससे जैड पागलों की तरह खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, और वो भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है। तभी वो सोल्जर जैड को मारने लगता है, लेकिन तभी जिमी जैड के पास आता है और वो उसे होश में लाता है। जैड देखता है कि अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि वो सब उसका हेलुसिनेशन था। अब जैड डर कर वहाँ से भाग जाता है। तब जिमी अकेले ही उस रेडियो को चेक करता है, और वो रेडियो काम कर रहा था, लेकिन सिग्नल काफी वीक था, यानी कि उन्हें सिग्नल के लिए एंटीने को किसी ऊंची जगह पर लगाना होगा। इधर टैबिथा घर के पहले ओनर का कुछ सामान लेकर डाइनर के स्टोर रूम में रखने जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि उसने जिमी के लिए शादी से पहले बनाया था, लेकिन वो ब्रेसलेट जिमी उस समय हॉस्पिटल में भूल गया था जब उसकी बेटी जूली का जन्म हुआ था, और फिर वो ब्रेसलेट उसे ढूंढने पर भी नहीं मिला था। लेकिन आज वो ब्रेसलेट इस जगह पर कैसे आया? अब ये सोचते हुए ही टैबिथा घर आती है, और तब वो सोचती है कि क्या ये जगह सच में अजीब है या इसे ऐसा बनाया गया है, और तब वो लाइट का सोर्स ढूंढने लग जाती है। वो घर की एक दीवार को ये जानने के लिए तोड़ देती है कि आखिर लाइट के वायर कनेक्ट कहाँ पर हैं, और तभी उसे घर के नीचे एक बेसमेंट मिलता है, और तब वो उस बेसमेंट के नीचे खुदाई करने लगती है। इधर जब जिमी घर पर आता है तो वो बेसमेंट को देखता है, और उसे देखकर वो टैबिथा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब टैबिथा उससे कहती है कि मुझे लगता है कि अगर हम ये पता लगा ले कि ये लाइट की वायरें जमीन में कहाँ जुड़ी हुई हैं, तो शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम हो जाए। तब टैबिथा जिमी को वो ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, ये वही ब्रेसलेट है जो कि जूली के जन्म के समय हॉस्पिटल में खो गया था, लेकिन अब इतने समय के बाद ये ब्रेसलेट यहाँ पर कैसे आया? इसे कोई तो यहाँ पर लाया होगा। अब ये देखकर जिमी को भी टैबिथा की बात पर यकीन होने लगता है, और वो भी बेसमेंट की खुदाई में टैबिथा का साथ देने लगता है। इसके बाद हम वॉइड को देखते हैं जो कि कैनी के साथ नीथन की डेड बॉडी को दफन कर रहा था। तो वॉइड कैनी से कहता है
कि हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा, इसलिए मैं जंगल में जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हमें वो रहस्यमयी पत्थर जंगल में ही मिला था और शायद यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी जंगल से ही होकर जाता होगा। जिस पर कैनी कहता है कि तुम किसके साथ जाने वाले हो और तुम्हारे बिना यहाँ लोगों को कौन संभालेगा। जिस पर वॉइड कहता है कि कैनी, मेरे बाद यहाँ के सिर्फ तुम होगे और ये सब अब तुम्हें ही संभालना है और मैं जंगल में अकेला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने साथ वो पत्थर लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ घरों में हमें बचा सकता है और उस रात उस पत्थर ने जंगल में आरबी के अंदर भी हमें प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए वो पत्थर हमें हर जगह प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन कैनी वॉइड के इस फैसले से खुश नहीं था और वो वॉइड को अपना फैसला बदलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैरा पर, जहाँ वो फादर खत्री को बताती है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि मुझसे कहती हैं कि अगर मैं उनका काम करूंगी तो वे लोग हमें वापस जाने का रास्ता बता देंगे और अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वे लोग मेरे भाई नीथन को मार डालेंगे। अगर ईथन उस समय मर जाता तो नीथन आज जिंदा होता। मैंने वो सब कुछ किया जो उन आवाजों ने मुझसे करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नीथन को कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जब मेरा भाई नीथन ही नहीं रहा तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब फादर खत्री कहते हैं कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हें सही साबित करने के लिए हमें कोई ना कोई तो सबूत चाहिए होगा। तब सैरा कहती है कि मुझे पहले से पता था कि आज यहाँ पर 2 गाड़ी एक साथ आने वाली हैं और आज से पहले कभी भी 2 गाड़ी एक साथ नहीं आई थी। वो यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं। सैरा फादर से बात कर ही रही थी कि तभी उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती है। तब वो फादर से पेन और पेपर मांगती है और वो पेपर पर एक ड्राइंग बनाती है, जिसे देखकर फादर सैरा से पूछते हैं कि ये क्या है। तब सैरा कहती है कि वो जानते हैं जिस दिन आप यहाँ पर आए थे और आपने अपना वो बैग जमीन में दाबा था और ये प्रूफ है इस बात का कि मैं सच बोल रही हूँ। अब ये सुनकर फादर खत्री शॉक्ड हो जाते हैं और तब वे जंगल में जाते हैं और एक जगह से जमीन खोदकर एक बैग बाहर निकालते हैं जिसमें खून से सने कुछ कपड़े थे और एक चॉकलेट का खाली रैपर जिस पर वैसी ही फोटो बनी थी जैसी कि सैरा ने बनाई थी। और अब फादर को भी यकीन हो जाता है कि सैरा सच बोल रही है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में, जहाँ रात के समय सब सोए हुए थे, लेकिन तभी केविन नाम का एक आदमी चुपके से वॉशरूम में जाकर खिड़की से पर्दा हटाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर लड़की खड़ी थी जिसका नाम जैस्मिन है और उसके हाथ में वैसा ही फूलों का बुके था जो कि दिन में जूली को मिला था। यानी कि यहाँ केविन और उस मॉन्स्टर की लव स्टोरी चल रही थी और केविन ही रोज उस मॉन्स्टर के लिए फूलों के बुके रखता था। वो मॉन्स्टर केविन से कहती है कि हम लोग यहाँ रोज बाहर से ही बातें करते हैं, मुझे तुमसे मिलना है, तुम मुझे अंदर आने दो, मैं बाकी सबकी तरह नहीं हूँ, मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तब केविन कहता है कि मैं तुम्हें अभी अंदर नहीं ले सकता, जिस पर वो मॉन्स्टर जैस्मिन नाराज हो जाती है और वो केविन से कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब केविन कहता है कि ठीक है, मैं कल हमारे मिलने का प्लान बनाता हूँ। अब कल क्या होने वाला है जब वो जैस्मिन कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाएगी और वॉइड को वो पत्थर कैसे मिला, इन सब सवालों के जवाब हमें आने वाले पार्ट में मिलेंगे।